नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके नाम से पूरा मुंबई अंडरवर्ल्ड कांपता था। एक ऐसा डॉन जिसकी ताकत का आलम यह था कि पुलिस भी उसके इलाके में घुसने से पहले 10 बार सोचती थी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी किसी अमीरजादे की नहीं है। ये है एक गरीब कुली की कहानी जो तमिलनाडु से खाली जेब और भरे सपनों के साथ बंबई आया था। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर सामान ढोने वाला वो कुली कैसे बन गया धारावी का बेताज बादशाह, कैसे बना वो हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे दिग्गजों के साथ मुंबई की तिकड़ी का हिस्सा। ये है वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्दा भाई की अनसुनी दास्तान। एक ऐसे डॉन की कहानी जो गरीबों के लिए मसीहा था तो अंडरवर्ल्ड के लिए खौफ का नाम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। दोस्तों, साल 1926 की बात है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन शहर में एक बेहद गरीब परिवार में एक लड़के ने जन्म लिया, वरदराजन मुदलियार। उनके पिता एक शिपिंग कंपनी में मजदूरी करते थे। घर की हालत इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। पढ़ाई लिखाई का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन छोटे वरदराजन की आंखों में बड़े बड़े सपने तैर रहे थे। वो अपनी गरीबी को अपनी किस्मत नहीं मानना चाहता था। साल 1945। 19 साल का युवा वरदराजन ने अपने गांव को अलविदा कहा और सपनों का शहर बंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन दिल में हौसला था। वो जानता था कि बंबई वो शहर है जो किसी को रातों रात राजा बना देता है तो किसी को फकीर। जब वरदराजन विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर उतरा तो उसके पास सिर छुपाने के लिए छत नहीं थी, खाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने वीटी स्टेशन पर कुली का काम शुरू किया। दिन भर लोगों का बोझ ढोता और रात को स्टेशन के किसी कोने में सो जाता। ये आसान जिंदगी नहीं थी दोस्तों। हर दिन संघर्ष था, हर पल जद्दोजहद थी। 5 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। लेकिन इन्हीं दिनों में वरदराजन ने बंबई को बहुत करीब से देखा और समझा। उसने देखा कि कैसे पूरा सिस्टम अमीरों के लिए काम करता है और गरीबों को कुचलता है। शुरुआती दिनों में वरदराजन का दिल बहुत साफ था। वो अक्सर वीटी स्टेशन के पास बाबा बिस्मिल्लाह शाह की दरगाह जाता था। वहां गरीबों को अपने हिस्से का खाना तक खिला देता था। एक नेक दिल इंसान जो खुद भूखा सो जाता लेकिन किसी और को भूखा नहीं देख सकता था। लेकिन दोस्तों, बंबई शहर में इस नेक दिल इंसान के अंदर एक शातिर अपराधी को जन्म देने की तैयारी कर ली थी। 1950s का दशक, अवैध शराब का धंधा। दोस्तों, 1950s के अंत और 1960s की शुरुआत में बंबई में शराब पर पाबंदी लगी हुई थी। ये प्रोहिबिशन का दौर था। और जब कानून किसी चीज पर पाबंदी लगाता है तो वहीं से काले धंधे की शुरुआत होती है। अवैध शराब का धंधा उस समय किसी पैसा छापने की मशीन से कम नहीं था। इस धंधे में लाखों रुपए कमाए जा सकते थे। करीब 1955-56 के आसपास वरदराजन की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो इस धंधे में पहले से थे। पैसे की तंगी और जल्दी अमीर बनने की चाहत ने उसे इस रास्ते पर धकेल दिया। 10 साल तक कुली के रूप में संघर्ष करने के बाद उसने एक नया रास्ता चुना। शुरुआत में वरदराजन ने एक करियर के तौर पर काम किया। करियर का मतलब होता है पुलिस की नजरों से बचाकर शराब को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला। लेकिन वरदराजन दूसरों के नीचे काम करने के लिए नहीं बना था। उसके अंदर एक आग थी, खुद का बॉस बनने की। 1960 तक, यानी करीब 34 साल की उम्र में, उसने मौके को भांप लिया और अपने ही बॉस के धंधे पर कब्जा जमा लिया। 1960 के शुरुआती दौर में वरदराजन में थॉमस कुरियन नाम के एक साथी के साथ मिलकर अपनी खुद की गैंग बनाई, मद्रासी गैंग। ये गैंग खुद शराब बनाती थी और बेचती भी थी। धीरे धीरे इस धंधे से अच्छी खासी कमाई होने लगी। एक कुली अब एक छोटा मोटा गैंगस्टर बन चुका था, लेकिन उसकी मंजिल अभी बहुत दूर थी। वो सिर्फ एक लोकल गुंडा नहीं, बल्कि पूरे बंबई का डॉन बनना चाहता था। दोस्तों, अब आती है वो घटना जिसने वरदराजन की किस्मत ही बदल दी। साल 1963 की बात है। एक दिन वरदराजन के आदमियों ने बंबई डॉकयार्ड से कुछ बहुत कीमती इंपोर्टेड एंटीना चुरा लिए। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी। इससे ऊपर तक हड़कंप मच गया। सरकार और पुलिस दोनों पर भारी दबाव आ गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई। वरदराजन को सच उगलवाने के लिए 3rd डिग्री दी गई, यानी बेरहमी से पिटाई की गई। लेकिन दोस्तों, वरदराजन ने अपना मुंह नहीं खोला। कई दिनों तक कितनी भी मार खाई, लेकिन अपने साथियों का नाम नहीं बताया। ये उसकी वफादारी थी, उसका साहस था।
जब ये खबर बंबई के सबसे बड़े स्मगलर हाजी मस्तान तक पहुंची, तो वो वरदराजन की हिम्मत देखकर दंग रह गया। हाजी मस्तान समझ गया कि बंबई कर राज करने के लिए सिर्फ स्मगलिंग का नेटवर्क काफी नहीं है, उसे किसी मसल पावर वाले आदमी की भी जरूरत है। और वरदराजन उसे बिल्कुल सही लगा। हाजी मस्तान खुद पुलिस स्टेशन गया। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा डायलॉग जो फिल्मी सीन से कम नहीं था। हाजी मस्तान ने वरदराजन से उसकी अपनी भाषा तमिल में बात की। उसने कहा, वणक्कम थलाइवर। सोचिए, बंबई के सबसे बड़े डॉन हाजी मस्तान के मुंह से अपने लिए नेता शब्द सुनकर वरदराजन को कैसा लगा होगा। एक गरीब कुली के लिए यह बहुत बड़ा सम्मान था। उसी पल एक ऐसी दोस्ती की नींव पड़ी जिसने बंबई के अंडरवर्ल्ड का नक्शा ही बदल दिया। हाजी मस्तान ने वरदराजन को जेल से बाहर निकलवाया और उसे अपने साथ सोने चांदी की स्मगलिंग में शामिल कर लिया। ये एक परफेक्ट साझेदारी थी दोस्तों। हाजी मस्तान का स्मगलिंग वाला दिमाग और वरदराजन की धारा वाली ताकत। 1963 के अंत या 1964 की शुरुआत में हाजी मस्तान ने पठान गैंग के सरदार करीम लाला से भी हाथ मिला लिया। और इस तरह बंबई के इतिहास की सबसे खतरनाक तिकड़ी का जन्म हुआ। हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन मुदलियार। इन तीनों ने एक समझौते के तहत पूरी बंबई को आपस में बांट लिया। समंदर के किनारे स्मगलिंग का काम हाजी मस्तान के हिस्से, साउथ और सेंट्रल बंबई करीम लाला के पठानों का राज, ईस्ट नॉर्थ बंबई खासकर धारावी और माटुंगा वरदराजन का साम्राज्य। और अब वो गरीब कुली वरदराजन नहीं रहा था, अब वो बन चुका था वरदा भाई। दोस्तों, 1964 से लेकर 1974 तक का 10 साल का समय वरदा भाई के राज का सुनहरा दौर था। वरदा भाई ने धारावी और माटुंगा को अपना ऐसा किला बना लिया जहां उसकी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। इन इलाकों में बड़ी संख्या में तमिल लोग रहते थे और वरदा उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं था। वरदा ने अपने कुली वाले दिनों के कॉन्टैक्ट्स का बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया। उसने हजारों तमिल मजदूरों को बंबई के डॉकयार्ड में काम दिलवाया। बदले में ये मजदूर क्या करते थे? शिपमेंट से माल गायब करके वरदा को लाखों रुपए का फायदा पहुंचाते थे। कहा जाता है कि 1960 के दशक में वरदा सिर्फ अवैध शराब के धंधे से हर महीने लाखों रुपए कमा रहा था। आज के जमाने में ये अरबों रुपए के बराबर है। लेकिन दोस्तों, वरदा सिर्फ एक अपराधी नहीं था। वरदा ने धारावी और माटुंगा में अपनी एक अलग सरकार बना रखी थी। यहाँ उसकी अपनी अदालतें लगती थीं, जहाँ लोगों के छोटे बड़े झगड़ों का निपटारा होता था। किसी को राशन कार्ड बनवाना हो, घर में बिजली पानी का कनेक्शन लगवाना हो, पुलिस से कोई परेशानी हो, कोई जमीन का झगड़ा हो, वरदा के एक इशारे पर सारे काम हो जाते थे। सरकारी दफ्तरों में जो काम महीनों में नहीं होते थे, वो वरदा के एक फोन पर घंटों में हो जाते थे। वरदा अपनी काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांटता था। गरीब लड़कियों की शादी करवाना, बीमारों का इलाज करवाना, मंदिरों में दान देना, स्कूलों में मदद करना, इन सब कामों से उसने तमिल समुदाय के दिलों में अपनी एक रॉबिनहुड वाली छवि बना ली थी। वो उनके लिए अन्ना यानी बड़ा भाई था। हर साल गणेश चतुर्थी पर वरदा माटुंगा स्टेशन के सामने बंबई का सबसे भव्य पंडाल लगवाता था। इस पंडाल में बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे भी हाजिरी लगाने आते थे। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, ये वरदा की ताकत का खुला प्रदर्शन था। 1970 के दशक में बंबई की मैगजीनों के कवर पेज पर वरदा की तस्वीरें छपने लगी थीं। वो एक सेलिब्रिटी गैंगस्टर बन चुका था। एक किस्सा बहुत मशहूर है। कहते हैं कि उसके इलाके के पुलिस थानों में अगर चाय की जगह कोला का गिलास आता, तो सब समझ जाते कि वरदा भाई खुद थाने आ रहे हैं, और पूरा थाना अदब से खड़ा हो जाता था। ये थी वरदा भाई की ताकत। दोस्तों, 1970 से 1974 का दौर वरदा के राज का सबसे ऊंचा मुकाम था। हाजी मस्तान और करीम लाला के साथ मिलकर उसने पूरी बंबई को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। तस्करी, सुपारी लेकर हत्या, जमीनों पर कब्जा, हफ्ता वसूली, ऐसा कोई जुर्म नहीं था जिसमें उसका हाथ ना हो। लेकिन एक उसूल। लेकिन दोस्तों, वरदा ने कभी भी जिस्म फरोशी के धंधे में हाथ नहीं डाला। वो एक खूंखार अपराधी था, पर उसके अपने कुछ उसूल भी थे। लेकिन हर चमकते सूरज को एक दिन ढलना ही होता है। 25 जून 1975 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई, तो अंडरवर्ल्ड पर भी इसकी गाज गिरी। हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदा तीनों को मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल में डाल दिया गया। करीब 2 साल तक ये तीनों डॉन्स जेल की सलाखों के पीछे रहे। इमरजेंसी ने इन तीनों डॉन्स की कमर तोड़ कर रख दी। 21 जून 1977 को जब इमरजेंसी खत्म हुई और ये जेल से बाहर आए, तो दुनिया काफी बदल चुकी थी।
हाजी मस्तान ने जुर्म की दुनिया को अलविदा कह दिया और राजनीति में आ गया। करीम लाला भी अब बूढ़ा हो चला था और अपना धंधा समेटने लगा था। अब बंबई के अंडरवर्ल्ड में सिर्फ एक ही बड़ा नाम बचा था, वरदराजन मुदलियार। लेकिन 1970 के दशक के अंत में एक तरफ दाऊद इब्राहिम जैसे नए और ज्यादा खतरनाक डॉन उभर रहे थे, दूसरी तरफ बंबई पुलिस ने शहर से इस गंदगी को साफ करने का मन बना लिया था। 1982 में एक जाबाज और ईमानदार पुलिस अफसर इस्माइल रोहन को बंबई क्राइम ब्रांच की जिम्मेदारी मिली। इस्माइल रोहन एक ऐसे अफसर थे जो किसी से नहीं डरते थे। उन्होंने वर्दा के पूरे नेटवर्क को तोड़ना शुरू कर दिया। 1982 से 1985 के बीच वर्दा के एक एक आदमी को या तो एनकाउंटर में मार गिराया गया या फिर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। वर्दा के अवैध शराब और जुए के अड्डों पर ताबड़तोड़ छापे मारे गए। जिस वर्दा के नाम से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट कांपता था, अब उसे एक अकेला अफसर इस्माइल रोहन चुनौती दे रहा था। दोस्तों, 1985 तक पुलिस का दबाव इतना बढ़ गया कि वर्दा के लिए बंबई में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसके साम्राज्य की दीवारें एक एक कर ढहने लगी थीं। जिस बंबई पर उसने 2 दशकों तक एक छत्र राज किया था, अब उसी बंबई से उसे भागना पड़ा। 1986 में वर्दा अपना सब कुछ छोड़कर वापस तमिलनाडु भाग गया। चेन्नई में वो गुमनामी की जिंदगी जीने लगा। वही वर्दा जो कभी बंबई का किंग था, अब एक साधारण इंसान की तरह छुप कर रह रहा था। उसकी उम्र 60 साल के पार हो चुकी थी। सेहत भी खराब रहने लगी थी। 2 जनवरी 1988 को सुबह के समय 61 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से चेन्नई में उसकी मौत हो गई। लेकिन मरते मरते उसकी एक आखिरी इच्छा थी कि उसे उसी बंबई की मिट्टी में दफनाया जाए जिसे उसने अपनी कर्मभूमि बनाया था। हाजी मस्तान ने एक सच्चे दोस्त की तरह उसकी ये आखिरी इच्छा पूरी की। उसने वर्दा के शव को चेन्नई से बंबई लाने का पूरा बंदोबस्त किया। जब 3 जनवरी 1988 को वर्दा की मौत की खबर बंबई पहुंची, तो धारावी में सन्नाटा पैसर गया। सायन में दुकानें बंद हो गईं। माटुंगा में जिंदगी थम सी गई थी। लोग सड़कों पर आ गए। कई जगह रोते बिलखते लोग दिखे। गरीब तमिल मजदूर जिनके लिए वो मसीहा था। धारावी और माटुंगा के हजारों स्थानीय लोग, उसके पुराने साथी और समर्थक। अभिनेता सुनील दत्त, अभिनेता राजेश खन्ना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट और कई अन्य फिल्मी हस्तियां। बंबई के कई स्थानीय नेता, व्यापारी और ठेकेदार, कुछ पुलिस अधिकारी भी दूर से देख रहे थे। हाजी मस्तान खुद मौजूद थे। करीम लाला के परिवार के लोग, वर्दा के पुराने गैंग मेंबर। ये सिर्फ एक डॉन का अंत नहीं था, बल्कि एक पूरे युग का अंत था। माटुंगा के एक कब्रिस्तान में वर्दा भाई को दफनाया गया, उसी बंबई की मिट्टी में जिसे उसने अपनी कर्मभूमि बनाया था। वर्दा के बाद उसका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, क्योंकि उसे संभालने वाला कोई नहीं था। उसके बेटे ने अपराध की दुनिया में आने से साफ इनकार कर दिया था। वो एक सामान्य जिंदगी जीना चाहता था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वर्दा भाई एक हीरो था या विलन? क्या वो एक अपराधी था या गरीबों का मसीहा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपको मुंबई अंडरवर्ल्ड की अनसुनी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।